तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है दी अपोथेकेरी प्रिंस का एक और एपिसोड। पिछले एपिसोड के अंत हम देखा था एंड्रयू को उसका पहला शिकार मिल चुका है, मतलब एक बच्चा जिसको काफी सारी बीमारियां है और उसकी बीमारी अगर ठीक कर दी गई तो एंड्रयू को काफी अच्छी लाइफ मिल जाएगी, ऐसी उसको उम्मीद है। वो तुरंत इस बच्चे को मंगाता है जो कि एक सर्वेंट के साथ में उसके पहुंचता है। इस बच्चे का नाम जॉर्ज है और ये काफी छोटा है। अगर एंड्रयू ने इसका इलाज कर दिया तो उसकी कई सालों की जिंदगी बढ़ जाएगी और उससे एंड्रयू को भी फायदा होने वाला है। वो तुरंत इस बच्चे से पूछने लगता है तुम्हारा नाम क्या है। वो उसको कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा है और ऑब्वियसली एक बच्चा यहाँ पर आया है जो कि एक सर्वेंट का भाई है, तो उसको प्रिंस से बात करना, प्रिंस के सामने खड़ा होना, एक कैसल के अंदर आना, ये सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा होता है। वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है और इसके अलावा उसकी बीमारी जो कि उसके बचपन से है उससे भी उसको कब से दिक्कत है। वो एकदम शांति से खड़ा होता है। एंड्रयू दोबारा उससे बात करने की कोशिश करता है। उससे बात करने के लिए एक टॉफी उसको ऑफर करता है। पहले तो वो बच्चा उस टॉफी को देख काफी ज्यादा खुश आता है, लेकिन तभी एकदम से अपने हाथ पीछे खड़ा हो जाता है। एंड्रयू सवाल करता है क्या हुआ, क्या तुम्हें ये टॉफी नहीं चाहिए, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है। असल में उस बच्चे को टॉफी बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस बहुत बुरी तरह से हिला हुआ है। अब तो जितने भी लोग उसको अब तक मिले हैं वो सब के सब उसको एक इविल स्पिरिट समझते हैं। उन सभी को लगता है ये बच्चा श्रापित है और जिस किसी को भी छुएगा उसके ऊपर भी इसके श्राप का इफेक्ट हो जाता है, इसलिए कोई भी इसको अपने आप को छूने नहीं देता। और ये बच्चा इसी बात से घबराया हुआ है, अगर इसने प्रिंस को छू दिया तो प्रिंस के ऊपर भी उस श्राप का इफेक्ट हो सकता है। वो इसके बारे में एंड्रयू को बताता है और एंड्रयू खुद परेशान हो जाता है कि इस बच्चे के दिमाग के अंदर कितनी गलत बातों को भर दिया गया है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को पता ही नहीं है इस बच्चे को किस तरह की बीमारियां हैं और जबरदस्ती का एक इविल स्पिरिट के केस को यहाँ पर लेके आ रहे हैं। और अब इसके बाद में एंड्रयू बड़े प्यार से इस बच्चे से बात करने की कोशिश करता है, उससे उसकी बीमारी का जानने की कोशिश कर रहा है। और बच्चा बताने लगता है कि जब कभी वो किससे बात करने की कोशिश करता है एकदम से उसकी आंखें पूरी तरह से ब्लैंक हो जाती है। वो जमीन पे गिर जाता है, कुछ भी फील नहीं कर पाता। ऐसा लग रहा होता है जिसकी उसकी बॉडी बिल्कुल ही मूव नहीं कर पा रही है। कुछ सेकंड तक उसको ऐसा लगता है जैसे वो हवा में उड़ रहा है, लेकिन अगले सेकंड वो जोर से जमीन पे गिर जाता है और अभी भी उसकी बॉडी पर उसका कुछ भी कंट्रोल नहीं है। काफी देर बाद में उसको होश आता है और तब वो पूरी तरह ठीक हो चुका होता है, लेकिन अभी भी उसको काफी सारी थकान होती है। एंड्रयू को अब जाकर इस बच्चे की सारी बीमारियां अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। वो तुरंत ही उसको अपने गले लगा लेता है और साथ में उसकी पूरी बॉडी को स्कैन भी कर रहा होता है। और जब वो ये कर रहा है तब बच्चा लगातार रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो उससे दूर हट जाए, क्योंकि वो खुद एक इविल स्पिरिट है और एंड्रयू के ऊपर उस इविल स्पिरिट का असर हो सकता है। एंड्रयू को और ज्यादा बुरा लग रहा है कि ये लोग कितने घटिया हैं, इस बीमारी को ठीक से समझ नहीं पा रहे और इस बच्चे के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर डाल दिया है इस बेकार से बीमारी के कारण। वैसे देखा जाए तो ये कोई टाइम की दिक्कत नहीं है, बल्कि आज के समय तक भी इस तरह की बीमारी को एक आत्मा का साया समझा जाता है। लोग सबके सब ये समझते हैं इविल स्पिरिट आ चुकी है, वो लोग इसको एक बीमारी की तरह समझते ही नहीं है। असल में ये बीमारी है एपिलेप्सिया और हिंदी में मिर्गी। मेनली तौर पर इस बीमारी का मेन कोर ब्रेन वेव्स के अंदर हुई एक छोटी सी गड़बड़ होती है, जिसके कारण पूरी बॉडी के अंदर कुछ अलग तरह के निर्देश जाने लगते हैं और वो इस तरह की बीमारी के फॉर्म में बाहर आते हैं। एंड्रयू तुरंत ही उस बच्चे को छोड़ देता है और फिर आगे बताने लगता है तुम्हें जो बीमारी हुई है उसको ठीक किया जा सकता है, तुम पर किसी भी तरीके से किसी भी इविल स्पिरिट का कब्जा नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस बच्चों को इतना सा कहना काफी नहीं है कि अपने बचपन से वो जो चीज सोच के बैठा हुआ है इविल स्पिरिट का कब्जा है, एकदम से किसी कहने पर उस बात को मान जाए ये पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पर एंड्रयू एक दूसरे पॉइंट को भी लेके आता है, लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर किसी इविल स्पिरिट का कब्जा है भी तो भी मैं उसको बाहर निकाल सकता हूँ, मेरे पास में पूरी कलाएं हैं, तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। और इसी के साथ बच्चा पूरी तरह खुश हो जाता है कि फाइनली उसको कुछ ऐसा मिल चुका है, कोई ऐसा डॉक्टर मिल चुका है जो कि उसको विश्वास दिला रहा है कि वो ठीक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी इतने सनी से नहीं होने वाला। उस बच्चे की खुशी ज्यादा लंबी नहीं है, एकदम से उस बच्चे को दौरे पड़ना शुरू हो जाता है, वो जिन पे गिर जाता है। एंड्रयू संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डामेन अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए। इनके सबसे काफी ऑब्वियस भी है इविल स्पिरिट का कब्जा हो चुका है, तुरंत ही बच्चों को खत्म करना पड़ेगा। डामेन के दिमाग में ये बात चल रही होती है, इससे पहले कि वो बच्चा एंड्रयू को प्रोटेक्ट कर दे, बच्चों को खत्म कर दो। लेकिन तभी एंड्रयू सबको शांत करता है कि किसी भी तरीके से किसी इविल स्पिरिट का कब्जा नहीं है, ये केवल एक नॉर्मल सी बीमारी है जिसको ठीक किया जा सकता है। इसको क्योर करने के कई सारे तरीके हैं, अगर हम इसको एक बीमारी की तरह लेंगे तो इसको ठीक कर सकते हैं। अगर इविल स्पिरिट समझ जाएगा तो कभी भी इसको ठीक नहीं कर पाएंगे। हम अभी तक एकदम एक गलत तरीके से इस बीमारी का इलाज कर रहे थे, लेकिन अब मुझे सही तरीका मिल चुका है, मुझे पता है इसको कैसे ठीक करना है। जल्दी से एक तकिया लेके आओ। फिर एक तकिया लेके आया जाता है। इस समय इस बच्चे की सजा छिड़कानी नहीं की जाती, बस तकिया लाके इसको लेटा जाता है और इंतजार किया जाता है कि कब इसकी दौरे पूरी हो जाए। बेरू सवाल करने लगता है, इसके मुंह में हल्का झाग दिखाई दे रहा है, क्या हम उसको साफ कर सकते हैं किस टॉवल का यूज करके। तभी एंड्रयू कहता है नहीं, इस बच्चे को छूने की कोशिश भी मत करना, अभी इस समय इसके दौरे पड़ रहे हैं, कभी भी किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर किसी भी तरह के रिएक्शन हो सकता है। ऐसा हो सकता है कोई भी चीज तुम इसके मुंह के पास में लेके जाओ, ये तुरंत इसको काट कर तुरंत ही निकलने की कोशिश करने लग जाए, वो काफी खतरनाक हो सकता है। हम केवल इंतजार करेंगे कि कब इसके दौरे पूरे हो जाते हैं और फिर उसके बाद में इसका आगे का इलाज शुरू किया जाएगा। ये कहते हुए एंड्रयू उसके पेट के ऊपर हाथ लगाता है। यहाँ से उसने उसकी बॉडी को और ज्यादा स्कैन करने की कोशिश की है, वो जानने की कोशिश कर रहा है कि अचानक से दौरे क्यों आए, क्यों उसकी बॉडी के अंदर ये जो ब्रेन वेव्स है ये इतनी बुरी तरह से हिली हुई है। असल में इस चेकिंग का एक और कारण है, जब एंड्रयू ने पहली बार इस बच्चे को छुआ था उसी टाइम पर उसको उसकी बॉडी के अंदर काफी सारी मानव पावर फील हुई थी और शायद से मानव पावर के कारण ही इस तरह की सारी रिएक्शन दिखाई दे रहे हैं। वो तुरंत चेक करने लगता है सच में ये चीज एकदम सही होती है। असल में इस बच्चे के पास में अरसान कोर स्किल है
जो कि एक्टिवेट नहीं है लेकिन कोर स्किल है, और उसी के कारण उसके दिमाग के ऊपर ये सारे इफेक्ट हो रहे हैं। अभी इस समय एंड्रयू एक सिमुलेशन टाइप के एरिया के अंदर है, सिस्टम्स को दिखा रहा है कि इस बच्चे को किस किस जगह पर क्या क्या बीमारी है। अभी इस समय उसकी पूरी बॉडी के अंदर काफी सारी मान एनर्जी दिखाई दे रही होती है, जो एक काफी नॉर्मल है। हर एक जीव के अंदर मान एनर्जी होती है, लेकिन इस बच्चे के अंदर कुछ ज्यादा ही है, जो कि आपस में टकरा भी रही होती है, और ये भी काफी नॉर्मल है, लेकिन ये टकराना बहुत ज्यादा है। एंड्रयू यहाँ पर स्पेसिफिक पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा है कि किस जगह पर मेन दिक्कत आ रही है। वो जैसे ही हार्ट के पास पहुंचता है उसे कुछ दिक्कत दिखाई देती है। असल में कुछ नर्व्स है और उन नर्व्स के अंदर दिक्कत है। ये नर्व्स बहुत ज्यादा पतली है, इनका इलाज करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और अब इसके बाद में हम मेन एंड्रयू को देखते हैं, जो कि इन सभी को समझा रहा होता है कि बिल्कुल भी इस बच्चे को छूने की कोशिश मत करना, केवल अब इंतजार करेंगे कब ये बच्चा होश में आता है। असल में एंड्रयू ने इस बात को बहुत जल्दी में बोल दिया है, क्योंकि उसके पास में बहुत कम टाइम है। अभी इस समय उसने अपनी पावर का यूज किया और उसके कारण वो खुद कब्जे थक चुका है। वो तुरंत ही बेहोश जाता है। सबके सब घबरा जाते हैं कि ये क्या हुआ, कहीं इनके ऊपर उस शराब का इफेक्ट तो नहीं हो गया। लेकिन एंड्रयू ने प्रॉपर ऑर्डर दिया है, बिल्कुल भी बच्चे को छूना नहीं है, उसको अपने साथ जो मर्जी हो करने देना है। तो इसी वजह से कोई भी उसको परेशान नहीं करता। इसलिए कुछ टाइम बाद में एंड्रयू को होश आता है। वो उठते सवाल करता है, बच्चा किस जगह पर है, क्या तुमने उसके साथ में कुछ किया? डामिन वहां पे मौजूद होता है, समझाता है नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं की गई है। वो बच्चा होश में आया, खाना खाया और दोबारा सोने के लिए जा चुका है। और अब इसके बाद में एंड्रयू को रिलीफ मिलता है, और अब यहाँ से टाइम है कुछ मेन काम करने का। एंड्रयू तुरंत ही अपने कपड़े पहनकर कहीं पे जाने वाला है। असल में उसको एक एक्सरे मशीन की जरूरत है, जो कि पूरी बॉडी को स्कैन कर सके। लेकिन इस टाइम पर एक्सरे मशीन मिलना एकदम नामुमकिन है। इस टाइम पर वो एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो एंड्रयू कहीं से कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा ताकि उस बच्चे का इलाज कर सके। नर्व्स का इलाज करना है, जो कि बहुत ज्यादा बारीकी वाला काम होता है। इसके अंदर किसी भी तरीके से कोई रिस्क नहीं ली जा सकती। वो अपने कपड़े पहने कहीं तो जा रहा है। डामिन सवाल करता है, इतनी रात को कहां पर जा रहे हो? एंड्रयू कहता है, बिजली गिराने। ये सुनकर डामिन के लिए एक संकील हो जाता है। अच्छा, बिजली गिराने जा रहे हैं, लेकिन कहां पर? तभी उसको समझ में आता है असल में यहाँ पर नया सवाल क्या नहीं, बल्कि उस जवाब के बारे में बात करने की जरूरत है। वो चिल्ला कहता है, क्या बकवास हो रही है यहाँ पर, बिजली गिराने, इसका क्या मतलब होता है? और अब इसके बाद में इस सीरीज के अंदर एक और नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। एंड्रयू और डामिन चले जाते हैं किसी से मिलने के लिए। यहाँ पर एक कैसल है जिसके बाहर कुछ सिपाही खड़े हुए होते हैं। वो सिपाही किसको अपनी तरफ आते हुए देख रहे हैं। असल में ये एंड्रयू डामिन है। उनको देख के पहले तो चिल्ला के बोलते हैं, कौन है वहां पर? लेकिन जैसे प्रिंस दिखाई देता है वो चौंक जाते हैं। प्रिंस यहाँ पर कैसे आया? वो तो केवल अपने रूम के अंदर पड़ा रहता है, अब बाहर निकलना शुरू कर दिया है, कमाल हो गया। तभी एंड्रयू इनको साइड में कर कैसल के अंदर एंटर करता है। असल में ये जेंटिस नाम के एक बंदे का कैसल है, जो कि असल में एक मजिशियन है। ऑब्वियसली बिजली गिरवानी है तो मजिशियन की मदद लेनी पड़ेगी। वैसे ही रात का समय है और ऑब्वियसली इस टाइम पर हर कोई सो रहा होता है, मजिशियन भी सो रहा है। एंड्रयू तुरंत उसके पास में जाकर उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसको बिजली गिरवानी है, वो भी अपने खुद के ऊपर, और इसके अंदर मजिशियन जेंटिस उसकी मदद करेगा। प्रिंस की इस रिक्वेस्ट को सुनकर जेंटिस का मुंह खुला खुला जाता है कि यहाँ पर क्या बकवास बात की जा रही है, बिजली गिराने के बाद वो भी सीधे प्रिंस के ऊपर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। असल में वैसे कुछ टाइम पहले जेंटिस की बात एंड्रयू के फादर से हुई थी, जिसके अंदर एंड्रयू के फादर ने जेंटिस को बताया था कि उसका बेटा काफी सारी बेकार की हरकतें करना शुरू कर चुका है। वो काफी सारे लोगों को टॉर्चर कर रहा है, उनको सुई चुबो चुबो कर, और मजिशियन को किस तरीके से कुछ इलाज निकालना है, क्योंकि नॉर्मल तरीका कोई भी इलाज उसके बेटे पे काम नहीं करने वाला। अब तो कोई जादू टोने की मदद से उसको ठीक किया जा सकता है, बाकी कोई भी उम्मीद नहीं है। उसका बेटा पूरी तरह से पागल हो चुका है। इस बात को सुनकर उस टाइम तो जेंटिस को लग रहा था ये कोई छोटी सी बात है, लेकिन अब उसके साथ हो रहा होता है ये प्रिंस सच में पूरी तरह पागल है, और उसकी पागलपन की सीमा एकदम पार हो चुकी है। सच में इसको एक अच्छे इलाज की जरूरत है। और अब इसके बाद में एंड्रयू अपनी पूरी रिक्वायरमेंट कर बताता है। असल में वो ये नहीं चाहता कि बिजली को एकदम से उसकी बॉडी के ऊपर गिरा दिया जाए, बल्कि वो ये चाहता है कि बिजली को एकदम समान रफ्तार से 3 घंटे तक उसकी बॉडी के अंदर गिराया जाए। इस टाइम पर उसकी रफ्तार एकदम कम होनी चाहिए ताकि उसकी बॉडी के ऊपर ज्यादा इफेक्ट ना हो। अगर बिजली एक बार में गिरी तो एंड्रयू मारा जाएगा, लेकिन अगर बिजली धीरे धीरे गिरती है तो एंड्रयू की पक्के तौर पर जान बच जाएगी, और वो जो करना चाहता है वो करने में कामयाब हो जाएगा। और इसको जेंटियस कहता है, क्या बकवास है ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। असल में जेंटियस को इस समय अपने खुद की जान की चिंता है। अगर यहाँ पर एंड्रयू मारा जाता है, और क्योंकि जादू जेंटियस ने किया था, तो जेंटियस खुद भी मारा जाएगा। प्रिंस को मारने की सजा बहुत ज्यादा बड़ी होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने कहा था कि प्रिंस को मारना है। अगर प्रिंस ने खुद ने भी कहा कि उसको खत्म कर दो, और फिर जिसने भी उसको मारा होगा उसको बड़ी सजा मिलने वाली है। तो मतलब अगर एंड्रयू यहाँ पे मारा जाता है तो जेंटियस खुद भी बहुत ज्यादा बुरी मौत मरेगा। फांसी से भी कई ज्यादा बड़ी सजा उसको दी जाने वाली है। और ये तो राजाओं का समाज है, यहाँ पर तो बहुत बुरी तरह से मारा जाता है, और ये बंदा मजिशियन और है, बहुत ही धीरे धीरे करके मरेगा। वैसे अगर इस समय जेंटियस काम करना भी चाहे तो भी उसके लिए काम करना काफी मुश्किल है, क्योंकि बिजली का मतलब ही होता है एनर्जी, जो कि बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। उस अनकंट्रोलेबल एनर्जी को कंट्रोल में कर एकदम बराबर की रफ्तार से किसी की बॉडी के अंदर एंटर करना, और वो भी इस रफ्तार से कि उसकी बॉडी को जरा सा निशान ना हो। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अंडे के ऊपर एकदम बराबर रूप से जोर लगाना, कहीं वो फूट ना जाए। यहाँ पर एंड्रयू वंडा होने वाला है। जब दूसरा एग्जांपल ये दे सकते हैं, एक कार जिसकी रफ्तार हजारों किलोमीटर की रफ्तार से जाने वाली है, लेकिन उसको 10 किलोमीटर तक ही रखा जाता है। उसके ऊपर लेके गए तो कार जरूर से ब्लास्ट कर जाएगी। यहाँ पर कार जरूर से ब्लास्ट करने वाली है, और एंड्रयू पक्की तरह मारा जाने वाला है। जेंटियस ये सब कुछ बता रहा होता है कि ये चीज बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेकिन एंड्रयू अपनी तरफ से पूरी सांत्वना देता है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है, किसी भी कारण से उसकी मौत हो जाती है, तो बिल्कुल भी मजिशियन इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, उसकी जान नहीं जाएगी। और इसके अलावा
जितने भी सोल्जर उसके मौजूद होता है, डामियन भी उसके मौजूद होता है, वो इन सभी की भी गवाही दिलवाता है कि ये लोग भी यहाँ पर ये सब कुछ देख रहे हैं, मैंने खुद से तुमसे ये बात कही है कि तुम ये चीज कर सकते हो। तो ये लोग गवाही देंगे कि हाँ, इसके तुम्हारी बिल्कुल भी गलती नहीं है। एंड्रयू की इन बातों को सुनकर जेंटेस को तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सारे सिपाही ये बुढ़ते से घबरा जाता है, क्योंकि अगर किसी को भी ये पता चला कि जेंटेस जिस समय प्रिंस को मार रहा था उस समय सारे सिपाही इसी के मौजूद थे, तब तो सिपाही की पक्की तरह मौत होने वाली है। वो भी मना करने लगते हैं, सरकार हम पर थोड़ी दया करो, हमारा नाम इस पूरे केस से बिल्कुल मत लेके आओ, अगर हमारा नाम भी आ गया तो भी हम बुरी मौत मारे जाएंगे। वैसे अभी तक जेंटेस के ऊपर कुछ खास इफेक्ट नहीं हुआ है। यहाँ पर एंड्रयू कुछ अलग चीजों करना शुरू कर देता है। वो जेंटेस की तारीफ करना शुरू कर देता है कि आप बहुत सुंदर मजिशियन है, आप जरूर से ये चीज कर सकता है। इस टाइम पर मैंने जितने मजिशियन इस दुनिया के अंदर देखे हैं उन सभी में से आप सबसे ज्यादा शानदार है, मुझे पूरा यकीन है ये कम आपसे जरूर से हो पाएगा। आपको एक बार कोशिश करके देखनी चाहिए, क्या कभी भी ऐसा हो सकता है कोई बंदा अपनी मर्जी से आपके पास में आए इस बात को कहने के लिए कि उसके बिजली गिरा दी जाए। मैं खुद आपके पास में आया हूं आपको एक मौका देने के लिए, इस मौके को जरूर से आपको एक्सेप्ट करके देखना चाहिए। मुझे लगता है ये आपके लिए एक शानदार एक्सपीरियंस हो सकता है। और इस तरीके से एंड्रयू लगातार उसको चढ़ाया जा रहा है, उसको एकदम चने के झाड़ पे चढ़ा दिया है और वो ऊपर से सब कुछ देख रहा होता है। उसके साथ सोचने लगता है कि शायद से वो ये चीज कर सकता है। और अब फाइनली वो बाटली में उतर चुका है, वो तुरंत अपनी छड़ी उठा लेता है और इस चीज के लिए हाँ बोल देता है कि ठीक है चलो ट्राई करते हैं। और अब इस मजिशियन की एक हाँ के साथ में इस प्रिंस की जहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं उन सभी लोगों की और इसके अलावा इस खुद मजिशियन की जान पे खतरे में आ चुकी है। उसने सब कुछ दांव पे लगा दिया है। अब सब कुछ इस मजिशियन की कला के ऊपर डिपेंड करता है, या तो एंड्रयू का पापड़ बन जाएगा, उसकी बॉडी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जरा सा निशान भी नहीं मिलेगा, या फिर इस मजिशियन के मजे होने वाला है। अब तक का सबसे बड़ा जादू ये मजिशियन आज रात को परफॉर्म करने वाला है। अब इसके आगे जादू फेल होगा या फिर पास वो तो अगले एपिसोड में पता चलेगा। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तू है, अपनी बेटी तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।